हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मैं किसी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है फिजिक्स। और फिजिक्स में लास्ट जो मैंने आपको कराया था वो कराया था एक तो वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर, ठीक है ना। वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर। यदि मैं वाष्पीकरण की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी समझाया था वाष्पीकरण। चलिए पहले सभी को आने देते हैं ना, तभी फटाफट स्टार्ट करेंगे, एकदम तेज़ी से नहीं स्टार्ट करते। ठीक, तो फटाफट सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। ठीक, यदि किसी विद्यार्थी को कल जो पढ़ाया था तब तक दूसरे स्टूडेंट आ जाते हैं, यदि जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक दूसरे स्टूडेंट भी कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, आज हमारी क्लास 19, तारीख क्या आज 26 जून। बैच की टाइमिंग होती है 12 बजे से 1 बजे तक। चल क्या रहा है, फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या चल रहा है, ऊष्मा, हीट, ठीक है ना। और जो ये हीट है, ऊष्मा है, जितनी फिजिक्स में है आप लोग करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है फॉर ऑल एग्जाम। किसी भी आप एग्जाम में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मैं क्या करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं बस। अब जिसे आना होगा आ गए होंगे, ठीक। चलिए, अच्छा सबसे पहले हम कल की क्लास की लास्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था वाष्पीकरण और वाष्पन। वाष्पीकरण का मतलब बताया था कि जो पानी है उसका उबलना वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का उबलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और पानी का किसी भी स्तर पर, जैसे मान लो कपड़ों का सूखना या फर्श पे पानी पड़ा है, उस पानी का जो है उड़ जाना, बिना उबले पानी का वाष्प में बदलना, बिना उबले पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक, तो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन दरअसल किस तरीके से काम करता है, वाष्पन करता है, इसके लिए कोई एक निश्चित तापमान नहीं है, बताया था ना। वाष्पीकरण के लिए एक निश्चित तापमान होता है। अगर पानी की बात करता हूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो वाष्पित होने लगता है, लेकिन वाष्पन के बारे में अगर बात करता हूँ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, वो किसी भी ताप पर वाष्पन होता है। जो वाष्पीकरण होता है वो पूरे के पूरे द्रव में होता है, जबकि जो वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो केवल सतह पर होता है, ऐसा बता रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कोई एक व्यक्ति बाहर से खेल के आया कमरे के अंदर, मान लो तुम भी बैठे हो पहले से, ठीक, पंखा चल रहा है, तो तुम कह रहे हो यार आज तो ये पंखा बड़ा गर्मी, मतलब बड़ी गर्म हवा दे रहा है। ठीक, कोई दूसरा व्यक्ति आया बाहर से खेल के जो पसीने पसीने हो रखा है, वो पंखे में आके बैठता है तो कहता है यार पंखे की हवा तो बड़ी ठंडी आ रही है। तो इसका वेरिएशन आया कहाँ से, क्यों उसे पंखे की हवा ठंडी लग रही है, जबकि पंखा जो हवा दे रहा है, जो हवा दे रहा है वो कैसी दे रहा है, गर्म हवा दे रहा है। इसका दरअसल जो कारण है वो है वाष्पन। ठीक, असल में जो ऊष्मा होती है ना, जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है वो एक रिलेटिव होता है। जो तापमान होता है ना वो किसी के सापेक्ष होता है। जैसे मान लो तुमने किसी एक चीज़ को हाथ लगाया, ठीक, तुम्हारे शरीर का तापमान कुछ है, तुमने किसी एक चीज़ को हाथ लगाया तो ये मुझे ठंडी लगी, लेकिन यहीं पर दूसरी चीज़ को जाके मैंने हाथ लगाया तो मुझे गर्म लगी। ठीक, इसका मतलब है कि मेरे हाथ का तापमान वही है। यदि किसी वस्तु का तापमान मेरे हाथ के तापमान के सापेक्ष की तुलनात्मक कम है तो मुझे ठंडी लगेगी, और यदि मेरे हाथ के सापेक्ष तुलनात्मक यदि वो ज़्यादा है तो मुझे गर्म लगेगी। जैसे सर्दी में होता होगा कि सर्दी में मान लो तुम अपने दोस्त से हाथ मिलाते हो तो किसी दोस्त का हाथ ठंडा लगता है और किसी का गर्म लगता है। ठीक, जबकि तुम्हारे शरीर का तापमान निश्चित है। तो जो तापमान होता है वो सापेक्षित होता है, तुलनात्मक होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मान लो कोई एक व्यक्ति बाहर से खेल कर आया, उसके शरीर पर पसीना पसीना हो रखा है, तो जो पसीना है ना वो किसका काम कर रहा होगा, वाष्पन का काम कर रहा होगा। कुछ समय बाद होता क्या है, तुमने देखा होगा कुछ समय बाद वो पसीना सूख जाता है। ठीक, और उस पसीने के सूख जाने का कारण है, अब ऐसा थोड़ी कि वो पसीना वापस शरीर में चला गया, कहाँ चला गया, वातावरण में कहीं तो गया, तो कहाँ गया, वातावरण में। अब वातावरण में गया कहाँ से, तो वातावरण में वो गया है हमारे वाष्पन के द्वारा।
अब क्वेश्चन ये आया, मैंने तो ये बताया था कि वाष्पन के लिए ऊष्मा तो चाहिए, निश्चित ऊष्मा नहीं लेकिन कुछ तो ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो वो जो ऊष्मा है वो हमें अपने शरीर से मिलती है, यानी कि हमारे शरीर की बहुत सारी ऊष्मा जो है उस पसीने को वाष्पन करने में चली जाती है, अर्थात हमारे शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक, वाष्पन में क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, और हमारे शरीर का तापमान दूसरे के तुलनात्मक यदि कम है तो जो पंखे की हवा उसको गर्म लग रही है, उसके तुलनात्मक कम होने की वजह से वही पंखे की हवा मुझे ठंडी लगेगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। तो पहला पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि जो वाष्पन होता है, वाष्पन ठंडक देता है, कूलिंग करता है। भाई वाष्पन के कारण क्या होता है, ठंडक होती है, कूलिंग होती है। ठीक, दूसरा ऐसे लिख सकता हूं जैसे खेलने के बाद पंखे की हवा का ठंडा महसूस होना, पंखे की हवा का ठंडा महसूस होना। सेम यही चीज होती है, आपने देखा होगा गर्मियों में मटके में पानी भरते हैं। ठीक, गर्मियों में मटके में पानी भरते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। उसका कारण क्या है कि गर्मियों में जो वातावरण की नमी है, ठीक, जो वातावरण की नमी है या मटके के बाहर का जो वातावरण है उसके बाहर जो मॉइस्चर है, ठीक, पानी का जो ताप है, जो ऊष्मा है, वो उसे वाष्पन करने में चली जाती है। यानी कि पानी का जो तापमान था वो वातावरण के या मटके के बाहर का जो वाष्प है उसे वाष्पन करने में चली जाती है, अर्थात जो पानी का तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसका काफ़ी सारा तापमान वाष्पन में चला गया, जिस वजह से मटका जो है, मटके का पानी कैसा दिखाई देता है, मतलब कैसा हो जाता है, ठंडा। ठीक, मटके का पानी कैसा होता है, ठंडा। ठीक, दूसरी बात, गर्मियों में ये ज़्यादा होता है। क्यों? जितना ज़्यादा तापमान होगा वाष्पन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो गर्मियों में ज़्यादा। ठीक, और आपने देखा होगा बरसात के मौसम में कम हो जाता है, मतलब इतना ठंडा नहीं रहता, और मतलब जो सर्दियाँ होती है, सर्दियों में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना? तो जो ये वाष्पन है ये सबसे ज़्यादा कैसे होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाता है वाष्पन की दर बढ़ती चली जाती है। जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में या बरसात में देरी से सूखते हैं। ठीक, तो उसका कारण है मटके का जैसे पानी ठंडा हो गया, यानी कि वाष्पन। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक की बात मैंने कल आपको बता दी थी, तो वाष्पन के बारे में कुछ थोड़ी सी बात बतानी रह गई थी, तो उसे मैंने अब बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यदि हम इससे आगे चलें तो इससे आगे क्या बातें हैं समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जल का असामान्य बिहेवियर। ठीक, यानी कि जल का, हेडिंग डाल लेना, जल का असामान्य व्यवहार। ठीक, असामान्य व्यवहार यानी कि जल, असल में क्या होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आयतन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आयतन भी जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक, लेकिन जल की स्थिति में ऐसा नहीं है। जल की स्थिति में क्या है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, ठीक, जो जल का आयतन है, आयतन कम होता है। याद रखना इस बात को, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जो जल का आयतन है, ठीक, वो क्या होता है, कम होता है, अर्थात जल सिकुड़ता चला जाता है। ठीक, उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि H2O है, इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं ना, ठीक, इनके जो बीच के बॉन्ड होते हैं, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होता है, ये बॉन्ड एक दूसरे के अंदर की तरफ को सिकुड़ते हैं, तो अंदर की तरफ को सिकुड़ते हैं, तो जिसकी वजह से इसका आयतन कम हो जाता है। बट इतना सीखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपको याद रखना है कि जो जल है, ठीक, साधारणतः सभी चीज़ें जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, लेकिन जल जो है 0 डिग्री से 4 डिग्री के तापमान पर उसका आयतन कम हो जाता है, और उसके बाद फिर से, यानी कि जैसे तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा
तो फिर उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये वाली बात क्लियर है। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जल को गर्म किए जाने पर आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आ चुका। ठीक, तो याद रखना 0 से 4 डिग्री तक तो आयतन घटेगा, तो यानी कि मैं कह दूंगा पहले घटेगा और फिर उसके बाद 4 डिग्री से आगे कितना भी बढ़ा लो आप, उसके बाद बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। इसका जो आंसर है वो है पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जल को गर्म किए जाने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ना तो वो बढ़ता ना घटता, पहले वो 0 से 4 तक घटेगा, देन उसके बाद उसका आयतन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो इन पॉइंटों को लिखते चलना है ना कि 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जल का आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक, अब इसका मतलब हुआ क्वेश्चन ये आता है कि जल का आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है। क्वेश्चन है कि जो जल का आयतन है वो न्यूनतम किस तापमान पर होगा, उसका क्वेश्चन ये है। ठीक, तो भाई एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वो घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा, यानी कि जितना भी घटना होगा वो 4 डिग्री तक घट जाएगा, उसके बाद बस बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे मान लो किसी एक वस्तु को मैंने अधिकतम कितनी ऊंचाई तक भेजा, तो जितनी ऊंचाई तक वो गई और जिसके बाद उसने लौटना प्रारंभ किया, तो जिस बिंदु से उसने लौटना प्रारंभ करा वही तो सबसे मतलब सबसे ऊंचाई तक वो वस्तु गई। सेम यही चीज यहाँ पर जल का आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है। तो जल का आयतन जो न्यूनतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वो घट रहा है और क्योंकि वो घट रहा है लगातार और 4 डिग्री के बाद वो बढ़ेगा, तो यानी कि जितना भी घटना होगा वो 4 डिग्री तक घट जाएगा। अर्थात 4 डिग्री तक घटने का मतलब है वो अपनी न्यूनतम स्थिति तक घट चुका। तो जो जल का आयतन सबसे कम होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री पर। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट को लिखना। अब दूसरी बात यहाँ पर समझो, ये वाली बात समझाई क्यों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक आता है घनत्व, एक शब्द आता है घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व यानी कि ह्यूमिडिटी। ठीक, घनत्व का मतलब होता है घेराव, ठीक, या खिंच पिच, ठीक, या भरा भरा। ठीक, जैसे समझना, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि m अपॉन v। जो घनत्व का आयतन होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान होती है संख्या। जैसे मान लो किसी कमरे में बराबर आयतन के कमरे हैं और इसमें तो मान लो 10 व्यक्ति बैठे हैं और इसमें मान लो 20 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा खिंचपिच कहाँ होगी, तो ज़्यादा खिंचपिच ज़्यादा भरा भरा कहाँ होगा, ये वाला। तो इसका जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा और इसका घनत्व कम होगा। या फिर व्यक्तियों की संख्या तुम स्थिर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति इसमें बिठाओ और 10 ही व्यक्ति इसमें बिठाओ, तो ज़्यादा भरा भरा कौन सा कमरा है, ये वाला। अर्थात यहाँ से इस फॉर्मूले से कहा जा सकता है कि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है और जो घनत्व होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ेगा और जैसे जैसे आयतन घटेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, क्वेश्चन है। तो भाई एक चीज समझो,
मुझे जल का घनत्व सबसे अधिक चाहिए, तो जल का घनत्व सबसे अधिक मिलेगा जहां पर आयतन सबसे कम होगा। ठीक, तो जहां पर आयतन सबसे कम, आयतन सबसे कम किस पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका मतलब घनत्व भी सबसे ज्यादा किस पर आ जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, जितना ज्यादा भरा भरा उतना ही ज्यादा घनत्व। ठीक है ना। तो यहां से क्या क्या बातें आई, पहली बात आई कि जल का सामान्य व्यवहार है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक उसका आयतन घटता है। ठीक, अगर मैं आयतन की बात करूं तो जल का सबसे न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री पर। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैं आगे बताने वाला हूं आपको। ठीक है, चलिए अब एक चीज आती है, देखो दरअसल क्या होता है, जैसे बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ मान लो 0 डिग्री पर है, अब वो पानी की अवस्था में जाएगी। ठीक, मान लो कोई एक बर्फ है और बाद में वो पानी की अवस्था में जाती है। ठीक, बाद में किस अवस्था में जाती है, पानी की अवस्था में। तो याद रखना, जब बर्फ से पानी की अवस्था कन्वर्ट होती है तो उसका आयतन लगभग 10% कम हो जाता है। बात ध्यान रखना, जो उसका आयतन है वो कितना हो जाएगा, 10% कम। ठीक है, तो जब बर्फ को पानी में बदलते हैं तो उसका आयतन लगभग 10% तक कम हो जाता है कन्वर्ट होते ही। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना, पिघले हुए बर्फ का आयतन लगभग 10% तक घट जाता है। पिघले हुए बर्फ का आयतन लगभग 10% तक घट जाता है। ठीक है ना, यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को। अब चलते हैं दूसरी बात, यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। ठीक है ना, सीधे एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बनते कैसे हैं, तो मैं सारी स्थिति समझाता चलूंगा और आपको वो देखता चलना है। ठीक है ना, चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो कोई एक बर्तन है, कोई एक बीकर है जिसके अंदर पानी भरा है, और यदि इसके अंदर मैं एक बर्फ का टुकड़ा डाल देता हूं। ठीक, यदि इसके भीतर मैं एक बर्फ का टुकड़ा डाल देता हूं तो बर्फ का कुछ भाग तो भीतर रहेगा यानी कि डूबा हुआ, और कुछ भाग ऊपर की ओर तैरता रहेगा पानी से बाहर। तो याद रखना, जो पानी से बाहर होता है वो होता है तुम्हारा 1/10वां भाग, और जो पानी के अंदर होता है वो होता है 9/10वां भाग। तो इस बात को ध्यान रखना कि यदि कोई बर्फ पानी के अंदर, पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक, तो उसका जो है, जो तैरता हुआ क्षेत्र आप देख पा रहे हैं वो केवल पूरे बर्फ की मोटाई का 1/10वां भाग होगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि एक चकोर बर्फ का बाह्य भाग 10 सेंटीमीटर दिखाई प्रतीत हो रहा है, तो उस बर्फ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 1 का मान 10, तो पूरा कितना है 10, तो 10 का मान 100, तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखना, जो बर्फ होता है उसका 1/10 भाग ऊपर तैर रहा होता है और 9/10 भाग नीचे डूबा हुआ होता है। ठीक है ना, इसका रीजन भी बता सकता हूं मैं, समझाना चाहूं तो। देखो इसका रीजन है इस क्वेश्चन में, तो लिख लेना, पहला पॉइंट लिख लेना, फिर अगले कॉन्सेप्ट में इसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि, मतलब इसका लिख लेना कि जल में तैरते हुए बर्फ का पानी से बाहर 1/10 भाग होता है। पानी से बाहर कितना होता है 1/10 भाग, अर्थात पानी के भीतर, यानी कि 10 में से एक भाग बाहर हुआ तो पानी के भीतर कितना हो जाएगा, तो पानी के भीतर हो जाएगा 9/10वां भाग। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं। मान लो सेम यही बीकर है, इसमें ऐसे ही पानी भरा हुआ है, ठीक, और ऐसे ही इसके अंदर बर्फ है, ठीक, बर्फ, आइस। क्वेश्चन ये है कि
क्वेश्चन समझना क्या है। क्वेश्चन है कि बर्फ के पिघलने पर जल के स्तर में क्या प्रभाव होगा। जल के स्तर में क्या प्रभाव होगा क्वेश्चन है। तो याद रखना, यदि मान लो कोई एक मेरे पास पानी है, उसके अंदर ऑलरेडी बर्फ पड़ी है जैसे कि है, और यदि वो बर्फ पूरी पिघल जाए तो जल के स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं होगा, यानी कि जल का स्तर में झुकत रहेगा, ठीक, न बढ़ेगा और न ही घटेगा। जल का स्तर न तो बढ़ेगा और न ही जल का स्तर घटेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यदि बर्फ है तो अगर बर्फ पूर्ण रूप से डूब जाती है, ठीक, या पिघल जाती है, ठीक, तो उसके स्तर में जो जल उसमें ऑलरेडी है उसके स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कारण समझ लो क्यों। मान लो टोटल बर्फ मैं मान लेता हूँ 100 kg की है, तो ऊपर का जो क्षेत्र होगा वो 10 kg होगा और जो डूबा हुआ क्षेत्र होगा वो 90 kg होगा। इसका मतलब 90 में से 10% बाहर निकाल दो, ठीक, तो 90 में से अगर तुम 10% निकाल दोगे तो क्योंकि ये पिघलने के बाद केवल 10% का ह्रास हो जाएगा, तो इसके अंदर जो पानी पहुंचेगा वो 81 भाग पहुंचेगा, ठीक, इसके अंदर जो पानी पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा, 81 भाग। और जो भाग पानी का बाहर की ओर है, ठीक, अगर उसका 10% भाग ऊपर 10 kg है तो उसका 10% भाग पिघल के कम हो जाएगा, तो यानी कि यहां से मुझे कितना kg मिलेगा, 9 kg। यानी कि इस वाले बर्फ का कितने kg, 81 kg पानी बना, और इस वाले बर्फ का कितने kg बना, 9 kg, तो यानी कि टोटल कितने kg पानी बन चुका, 90 kg, ठीक, टोटल कितने kg पानी बन चुका, 90 kg। और 90 kg तो वजन पहले भी था इसमें, तो यानी कि पिघलने के बाद जो क्षेत्र उसका पहले पानी के अंदर था आज भी पिघलने के बाद वो वही हो जाएगा, क्योंकि 81 उसे मिलेगा और 9 ऊपर से मिलेगा, तो वापस डूबा हुआ भाग उतना ही आ जाएगा पानी का जितना वो पहले था, ठीक है ना। तो इसी वजह जल के स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। करो जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, चले, ठीक है। देखिए यहां तक बात क्लियर हो गई। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, देखो अब यहां से थोड़ी सी बात ऐसी है, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं छोटी छोटी सी बातें जैसी जैसी कहानी हमने सुनी उन कहानियों के अनुसार उन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में पहले से कुछ पानी है, ठीक, और उस पानी में मैं बाहर से, जैसे कोई वाली कहानी थी ना, बाहर से कंकड़ लाके इसमें डाल देता हूं, बाहर से लाके डाल रहा हूं, है ना, बाहर से कंकड़ लाके इसमें डाल देता हूं, तो बाहर से आने वाले पत्थर के कारण जल का स्तर बढ़ जाएगा। ओए ने यही तो किया था, जैसे जैसे उसने पत्थर डाला था पानी का जल का स्तर ऊपर आ गया था, के कारण जल का स्तर बढ़ जाएगा, कहानी थी ना ये। किंतु अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, अब कहानी में ट्विस्ट है। कोई एक बर्फ का टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर कोई एक कॉइन रखा है, ठीक। क्वेश्चन ये आता है इसमें, यदि बर्फ पिघल जाती है और कॉइन पानी में गिर जाता है, तो जल का स्तर
अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना जब कभी भी बाहर से कोई चीज लाकर हम डालें, बाहर से अलग से पानी में, ये पानी के अंदर ही है, पानी पर इसका दबाव पहले से ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज जिसका पानी पर पहले से कोई दबाव नहीं बना, जैसे कि पत्थर, यदि बाहर से ला के डालते हैं तो जल का स्तर बढ़ता है। और जैसे कि बर्फ है, ठीक, इस बर्फ के कारण इस बर्फ के ऊपर एक कोइन रखा हुआ है, अब जल के स्तर को हम मेजर कर रहे हैं, तो यदि बर्फ पिघल जाएगा और कोइन इसके अंदर गिरेगा तो याद रखना जल का स्तर कम हो जाएगा। कारण समझते हैं क्या है, जो जल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन समझते हैं क्या है, रीजन है कि जो ये कोइन है ना, ये कोइन अपना दबाव किस पर लगा रहा है, बर्फ के टुकड़े पर, और बर्फ के टुकड़े का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आधार का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्रफल तो ज़्यादा दबाव। लेकिन जब ये पूरा का पूरा बर्फ ही पिघल गया तो यानी कि अब इस सिक्के को खुद से दबाव लगाना पड़ेगा। देखो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं जल का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रेशर जल का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब देखो जब ये बर्फ ही पिघल गई, पूर्ण रूप से ये बर्फ पिघल गई, तो यानी कि इस सिक्के के द्वारा इनडायरेक्टली जो प्रेशर लगाया जा रहा था बड़े क्षेत्र में, और वो सिक्का खुद क्षेत्र लगाएगा। यानी कि जैसे कि दाब लगाने वाला क्षेत्र यदि कम हो जाए, दाब लगाने वाला क्षेत्र यदि कम हो जाए तो उसका जो दाब है वो भी कम हो जाता है, ठीक। इसका मतलब जो सिक्का पहले इतने क्षेत्र में दबाव लगा रहा था और वो कम क्षेत्र में लगाएगा, कम क्षेत्र का दबाव तो कम क्षेत्र का ऊंचाई, यानी कि जल का स्तर क्या हो जाएगा, कम। तो याद रखना, यदि ऐसे सीधा याद कर लो, यदि बाहर से हम लेकर आए, यदि हम बाहर से लेकर आए जिसका दबाव पहले से नहीं है तो जल का स्तर बढ़ेगा, और यदि बर्फ के ऊपर कोइन रखा है और बर्फ पिघल जाए तो जल का स्तर कम हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में, ठीक है। चलिए हटा दें, चलिए इसे हटाते हैं और आगे देखते हैं दबाव के बारे में, है ना, दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक, देखो जी, दाब और प्रेशर के बारे में देखते हैं क्या है। एक सेकंड रुकना। देखो जी अब जरा, असल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, समझना, मैं डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये जल है, ये पर्वत है, ये धरातल है। याद रखना जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे या जल स्तर से ऊपर की ओर जाएंगे तो जो दाब है वो कम होता चला जाएगा, ठीक। और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे वो जो दाब है वो बढ़ता चला जाता है। दबाव बढ़ना यानी किसी के ऊपर जो है ताकत बढ़ना, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ना, ठीक। तो दाब क्या है, कम हो जाएगा, और नीचे जैसे ही जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोगों ने देखा होगा जो पनडुब्बी होती है ना, जो सबमरीन होती है, वे सबमरीन भी किसी एक निश्चित गहराई तक ही जा सकती है, और वो निश्चित गहराई निर्भर करती है कि वो सबमरीन के अंदर जो धातु लगाई गई वो धातु कितना प्रेशर सहन कर सकती है। क्योंकि ज़्यादा नीचे जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा नीचे जाने से वो जो सबमरीन के ऊपर जो धातु से बनी हुई है वो धातु उस प्रेशर को सहन ना कर सके और सबमरीन टूटकर वहीं डूब जाए, ठीक है ना। तो नीचे की ओर दाब बढ़ता है और ऊपर की ओर दाब घटता है, ठीक। अब दूसरी बात देखो, आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पर ऊपर जाने पर जब खाना पकाते हैं तो जो खाना है वो देरी से बनता है, देरी से बनता है। जो खाना है वो क्या होता है, देरी से बनता है, ठीक। इसका मतलब है यानी कि अगर हम खाना बनाएंगे तो जो खाना हमारे यहाँ पर 1 घंटे में बनता था वो पहाड़ों पर 1.5 घंटे में बनेगा। अब इसका कारण क्या है, ठीक। इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्वथनांक, ठीक। इसका कारण क्या है, क्वथनांक, ठीक, यानी कि बॉइलिंग। याद रखना जैसे जैसे
दाब घटता चला जाता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा मतलब जो जल हमारे साधारण धरातल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है वो पर्वतों पर फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जल उबलने लगता है, वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है, उसके ताप में वृद्धि नहीं होती। जैसे जैसे वो वाष्प में कन्वर्ट होता चला जाएगा उसके ताप में वृद्धि होनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब मान लो आलू उबालने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आलू हमारे अच्छे उबलते थे, लेकिन उसी आलू को अगर हम पहाड़ों पे लेके जाए तो जो पानी उबलना था 100 पर वो उबलने लगता है 80 पर ही। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही जल उबलने लगता है तो उसका जो तापमान है वो बढ़ना बंद हो जाता है। इसका मतलब यदि उसका तापमान बढ़ना बंद हो गया तो जो आलू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल के पक रहे थे और वो केवल 80 पर ही उबलेंगे, ठीक। और जो खाना पकना होता है वो सब्जी के या पानी के उबलने के आधार पर नहीं होता, तापमान के आधार पर होता है। यानी कि अगर उसे कम हीट मिलेगी और अब हीट बढ़ नहीं रही तो वो आलू जो है अपनी धीरे धीरे, मतलब कम हीट पर चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे पकती है। तो यानी कि क्योंकि जल जो है उबलना शुरू हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद उसका तापमान बढ़ना बंद हो गया, यानी कि पूरा जो सब्जी है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी कि अगर हम ऊष्मा यानी कि ताप कम कर देते हैं तो खाना जो है देरी से पकना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे दाब घटता चला जाता है तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब है कि जल का जल्दी से उबल जाना, ठीक। और उबलने के बाद तापमान नहीं बढ़ेगा तो आलू को कम तापमान पे ही पकना पड़ेगा, और कम तापमान पे यदि किसी चीज़ को पकाते हैं तो वो देरी से पकती है, ठीक है। तो लिख लो जरा, लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं बोलता हूँ आपको एक चीज़, उसे लिखना जरा। लिखो, दाब के कम होने के साथ साथ क्वथनांक, दाब के कम होने के साथ साथ क्वथनांक भी कम होता चला जाता है, क्वथनांक भी कम होता चला जाता है, ठीक है। जिस कारण पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है, जिस कारण पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है। वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा ये आता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने के पश्चात नाक से खून आने लगता है, तो उसका कारण भी दाब का कम होना ही है। असल में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वेन्स होती है, नसें होती हैं, वो एक निश्चित दाब पर बाहर की ओर, यानी कि शरीर से बाहर की ओर दाब लगाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वातावरण की, तो वातावरण का एक निश्चित ताप होता है जो उन वेन पर अंदर की तरफ को दाब लगाता है। तो नसों का दाब और वातावरण का दाब एक ऐसा मिश्रण बना के रखते हैं जिसकी वजह से हमारी जो वेन्स हैं उनका दाब जो है बाहर की ओर नहीं जाता। नॉर्मली क्या होता है, जो दाब होता है वो उच्च से, कोई भी चीज़ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो दोनों का दाब बराबर होता है, जिसकी वजह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों पर पहुंचते हैं, ठीक, तो जैसे ही हम पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो हमारी जो नाक है उसका जो दाब है, ठीक, नाक के अंदर जो वेन्स के ऊपर जो लेयर होती है वो बहुत बारीक होती है, बहुत संकरी होती है, ठीक। तो बाहर का दाब तो हो गया कम और उसके तुलनात्मक हमारी नाक का जो दाब है वो हो गया अधिक। तो मैंने क्या बताया, हमें से कहाँ से चलता है, अधिक से कम की तरफ को। तो जो नाक के अंदर जो थोड़ी सी लेयर होगी, वेन्स के ऊपर जो लेयर होगी, उस लेयर को हमारा जो ब्लड है वो फाड़कर बाहर की ओर आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बारीक झिल्ली होती है वेन्स के ऊपर, वो नाक के ऊपर ही होती है। तो इसी वजह सबसे पहले नाक से खून निकलता है। तो उसका कारण है कि अधिक ऊंचाई पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो लिख लो, जैसे अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून का निकल जाना, जैसे अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून का निकल जाना। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है? जो ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन है।
तो उसका नाम है स्पिग्मोमीटर, ठीक है ना। लिख लेना, ब्लड प्रेशर मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक, स्पिग्मोमैनोमीटर। एक बार स्पेलिंग देख लेना, स्पिग्मोमैनोमीटर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसे जो नापते हैं वो किससे मापते हैं हम, स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन आता है, जो वायु दाब होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। वायु दाब तो आसान है, वायु दाब मापा जाता है किसके द्वारा, तो वो तो छोड़ो, स्पीड ऑफ विंड बताओ, ये क्वेश्चन आएगा, स्पीड ऑफ विंड, ठीक, क्योंकि वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब मापी, बस उसका तो बहुत आसान है, ठीक। जो वायु दाब मापा जाता है वो मापा जाता है वायु दाब मापी, उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसकी, ठीक। स्पीड ऑफ विंड किसके द्वारा, स्पीड ऑफ विंड जो मापी जाती है, हवा की जो गति मापी